नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 25 मार्च वर्ष 2021 और मैं चर्चा कर रहा हूँ जो नमूना प्रश्न पत्र है। नमूना प्रश्न पत्र नहीं है, क्वेश्चन बैंक है। जो साइंस 1 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसमें जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उचित पर्याय चुनकर उत्तर लिखना, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 131 MCQ दिया है। पूरे टेक्स्ट बुक सभी साइंस 1 के जो 10 चैप्टर हैं, सब 10 के 10 चैप्टर में से कुल 131 MCQ दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है शुरू के 40 जो MCQ हैं उसके आंसर्स आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये 10 चैप्टर के MCQ यदि आपने अच्छी तरह से कर लिए तो ये 40 में से 5 मार्क्स आपका कंफर्म हो सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण या उसके गति की दिशा बदलना हो तो उसके लिए उसमें क्या प्रयुक्त करना होगा? बल प्रयुक्त करना होगा। तो इसका आंसर आएगा ए, बल। अब ग्रह की जो परिभ्रमण करने वाली जो कक्षा है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है डी, लंब वृत्ताकार। इसके आंसर मैंने एक अलग पेपर पे भी लिख के रखे हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार। देखिए, दूसरे का आंसर है डी, दीर्घ वृत्ताकार। पहले का आंसर है ए, बल। तीसरे का आंसर सी, घन है। तीसरा क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य के परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ये ग्रह और सूर्य के बीच के जो औसत अंतर है उसके समानुपात होता है। तो औसत अंतर के घन के समानुपात होता है। तीसरे का आंसर है घन, सी, घन। चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ये उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती। तो चौथे का आंसर आएगा ए, वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती। पांचवा है जो वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है जी, उसका SI प्रणाली में उसकी इकाई क्या होती है? तो SI प्रणाली में उसकी इकाई होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। छठवां है कि प्रकृति में अन्य बल की तुलना में सबसे कमज़ोर क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत चुंबकीय बल या अणु केंद्रीय बल या अंतर आणविक बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमज़ोर बल होता है। तो छठवें का आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सातवां, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो इस सब ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक रहता है। तो सातवें का आंसर आएगा ए, ध्रुव। सातवें का आंसर देखिए ए जी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। विषुवत पे एक्चुअली सबसे कम होता है। ये गलत दिया है। विषुवत पे सबसे कम होता है क्योंकि विषुवत वृत्त जो है वो गुरुत्वीय केंद्र से दूर होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक समान होता है, ये भी गलत है। ध्रुवों में सबसे कम होता है, गलत है। तो ये इसका आंसर ए आएगा। 7th का आंसर ए होगा, ए, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। यहाँ पेपर में मैंने 7th का डी लिख दिया है, डी नहीं होगा, यहाँ ए होगा, ये आप सुधार लीजिएगा। फिर आते हैं 8वें प्रश्न पर। विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो जी का मान कितना होगा? 9.78 होता है। ध्रुव पर 9.8322 होता है। 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8वें का आंसर ए आएगा, 9.78। तो 8वें का आंसर ए है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि
वस्तु का जो मुक्त पतन है ये केवल डैश में ही संभव है। तो ये निर्वात में ही केवल संभव है, जहाँ पर हवा नहीं होती, क्योंकि हवा में भी घर्षण बल होता है, इसलिए मुक्त पतन नहीं होता है। घर्षण बल उस गिरती हुई वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वो जो गिरना है वो मुक्त नहीं होता, फ्रीली नहीं गिरती है वस्तु। तो केवल निर्वात में ही मुक्त पतन संभव है। तो 9th का आंसर आएगा बी, निर्वात। 90 का आंसर है बी, निर्वात। 10वां क्वेश्चन क्या था? 10वां कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो वजन है वो पृथ्वी के वजन की अपेक्षा डैश होता है, तो 1/6 टाइम्स होता है। कोई भी वस्तु का पृथ्वी पर जो वजन होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना होगा। यानी पृथ्वी पर वजन जितना भी है उसमें 6 से भाग दे दो तो चंद्रमा का पर कितना वजन होगा वो उसको मिल जाएगा। पृथ्वी पर यदि 60 न्यूटन का वजन है और तो उस व्यक्ति का चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो अभी मैंने बताया पृथ्वी पे 60 है तो चंद्रमा पे यदि उसका वजन ज्ञात करना तो 6 से भाग दे दो तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका आंसर डी, 10 न्यूटन हो जाएगा। 12वां डोबे-रायनर ने कौन से नियम बताया था? तो डोबे-रायनर ने त्रिक का नियम बताया था, तो इसका आंसर है क, त्रिक का नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? तो ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। 13वें का ब आंसर आएगा, कैल्शियम। 14वां सारखे गुणधर्म यानी एक समान गुणधर्म होने वाले एक्स और वाई का गुणधर्म समान है तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो इसमें कम से कम और अधिक से अधिक, इनके बीच में कम से कम और अधिक से अधिक कितने पदार्थ हो सकते हैं? तो देखिए न्यूलैंड ने कुल कैल्शियम तक की ही खोज की थी। तो यदि ये तत्व पहले से लेके 8वें तक में, जैसे 1 से ले, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था कि किसी भी तत्व के बाद जो 8वां जो तत्व आता है उसका गुणधर्म समान होता है। किसी भी तत्व के बाद जो 8वें क्रमांक पे जो तत्व आता है उसका गुणधर्म समान होता है। तो यदि ये एक्स और वाई ये एक क्रमिक यदि ये है, मतलब ये तुरंत एक्स के बाद तुरंत यदि ये आ रहा है 8वें नंबर पे है, ये वाई एक्स यदि 8वें नंबर पर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में उनके बीच में 6 पदार्थ हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर ये 15वें क्रमांक पर होगा, कुल कैल्शियम तक ही तत्व की खोज हुई थी। तो यदि आप न्यूलैंड के समय की सारणी यदि आप देखेंगे तो पहले और लास्ट के बीच में कुल 16 ही तत्व आपको दिखाई देंगे। तो कम से कम तो आप देखेंगे कि 6 तत्व रहेंगे और अधिक से अधिक 13। न्यूलैंड की यदि आप सारणी देखें, न्यूलैंड में जो सारणी है कैल्शियम तक ही उस समय उन्होंने वर्गीकरण कर पाए थे, तो उसमें कोई भी 2 समान गुणधर्म वाले तत्वों के बीच यदि आप देखो तो या तो कम से कम 6 तत्व मिलेंगे उनके बीच, या अधिक से अधिक, फर्स्ट और लास्ट लेते हो तो अधिक से अधिक 13 आपको उसमें बीच में 13 तत्व मिलेंगे। तो इसमें 14वें का आंसर है 6 अथवा 13, 6 अथवा 13। तो ये इसमें डी आंसर आएगा, 6 या 13। 15वां है मेंडलीव के वक्त कुल कितने तत्वों की खोज हो गई थी? तो मेंडलीव के समय 63 तत्वों की खोज हुई थी। मेंडलीव के समय देखिए मैंने यहाँ लिखा है 15वां सी का 63 तत्वों की खोज हुई थी। मेंडलीव के समय कुल 63 तत्वों की खोज हुई थी। इसका आंसर एक का 63 आ जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन को बाद में क्या नाम दिया गया? तो एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया गया था। इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था कि एक सिली आदमी मुझे जर्मनी में मिला। ये मैंने ऐसे याद करने का एक तरीका बताया था, सिली आदमी जर्मनी में मिला। तो यानी
एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रखा गया था बाद में। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या आवर्त इसकी संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं? 18 हैं और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। तो ये 18 और 7, 17वें का आंसर एक का हो जाएगा। 18 और 7, 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 और 7, 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। फिर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे आवर्त में तत्वों की बाह्यतम कक्षा डैश है। आवर्त 2 है, 2 आवर्त है यानी 2 ही कवच होंगे। तो पहला कवच के कहते हैं, दूसरे कवच को एल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बी, 18वें का आंसर बी एल आ जाएगा। बाहरी कक्षा एल रहेगी तो 18वें का आंसर एल होगा। देखिए यस, बी एल 18वें का आंसर। 19वां, समूह 1 और 2 मिलकर के कौन सा खंड बनता है? तो एस खंड बनता है। 19वें का एस खंड हो जाएगा। 1 और 2 मिलकर के एस खंड बनता है। उसके बाद में 13 से लेकर 18वां समूह ये पी खंड में आता है। फिर 3 से लेकर 12 समूह तक जो है वो पी खंड आता है। फिर नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी है वो डी खंड में आता है। तो यहाँ 19th का जो आंसर है वो एस खंड आ जाएगा। फिर 20वां निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ परमाणु क्रमांक की जोड़ी दी गई है, तो कौन से परमाणु क्रमांक की जोड़ी एक ही समूह में होगी वो हमको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हमको लिखना पड़ेगा। देखो ये 11 है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर लिखें तो 2 8 1 होगा। 19 का यदि लिखें तो 2 8 8 1 होगा। 2 और 8 10, 10 8 18 और 1 19। तो दोनों के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक ही समूह में होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है ऐसे तत्व एक ही समूह में आते हैं। तो यहाँ 11 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 1, 19 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 8 1। तो दोनों के अंत में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ये 11 और 19 परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक ही समूह में होंगे। तो 20वें का आंसर आ जाएगा अ। 21वां क्वेश्चन है, खालील पैकी कौन, मतलब नीचे दिए गए कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी? किस, नीचे दिए गए कौन से तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी? तो जो अधातु होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होगी। ये मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम ये सब धातु है। क्लोरीन अधातु है, तो क्लोरीन में ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होगी। तो 21वें का डी आंसर आना चाहिए, क्लोरीन। देख लेते हैं 21वें का आंसर। 21वें का आंसर सोडियम दिया है, इसका मतलब सॉरी, यहाँ पर मुझे सुधार करना पड़ेगा थोड़ा सा। 21वां, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता धातु में पाई जाती है। सॉरी, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। ये मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, फिर से मैं सुधार देता हूँ इसको कि जो तत्व जो होते हैं उन जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो धातु होते हैं। तो यहाँ पर नीचे पूछा गया है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 3 धातु हैं, तो 3 में से ही कोई एक आंसर होगा। तो आप देखो जिसके बाह्यतम कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो सोडियम को 11 पर होता है, मैग्नीशियम 12 होता है और ये 13 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है या तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम होना चाहिए या तो फिर कवच की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, आकार उसका बड़ा होना चाहिए। तो सोडियम ये
में यहाँ पर सोडियम का आकार भी इन तीनों में से सबसे बड़ा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी इन तीनों में से कम है। तो इसलिए सोडियम ही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। 22वां निम्नलिखित में से सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा आकार वाला तत्व कौन सा होगा? एक तो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 281 यानी 3 कवच हो गया। मैग्नीशियम में 282 जिसमें भी 3 कवच हैं। अब पोटेशियम देखिए ये सोडियम के नीचे आता है, यानी चौथे आवर, यानी इसमें 4 कवच होंगे। कैल्शियम में भी 4 कवच होंगे, लेकिन ये दूसरे समूह में है तो इसलिए पोटेशियम से छोटा होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये पोटेशियम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय कवच बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर के आएगा, पोटेशियम। 22वें का आंसर के होना चाहिए। देख लेते हैं 22वें का आंसर, हाँ पोटेशियम। पोटेशियम का आकार यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, 22वां के। 22वें का आंसर है के। फिर यहाँ पर तत्वों को उनके धात्विक गुणधर्म के अनुसार क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर क्रम कौन सा होगा? इस क्रम को याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था, ना मांगो अल्लाह से, इस तरह का एक क्रम है। तो ये ना मांगो अल्लाह यानी NaMgAl, देखिए ये तीनों क्रम इसी में ही दिख रहा है और कहीं पर भी ये क्रम नहीं है। तो इसलिए 23वें का आंसर इसमें ये ब में ही आ जाएगा। फिर है 24वां आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते समय काय वाढ़त जात नाही, मतलब क्या नहीं बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जब हम लोग आते जाते हैं तो त्रिज्या तो बढ़ते जाती है, धात्विक गुणधर्म भी बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा धात्विक गुणधर्म उतना बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान होता जाता है। कवच की संख्या भी बढ़ते जाती है, केवल ये संयोजकता है जो समान रहती है। तो इसका आंसर क आएगा, संयोजकता। 25वां आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय अणु का आकार तो ये बढ़ता जाता है, तो इसका आंसर अ आएगा, वाढ़त जाते, बढ़ता जाता है। 26वां निम्नलिखित में आधुनिक आवर्त सारणी में अचूक विधान कौन सा है? तो पहला क्या दिया है, 18 जो ये हैं 36 पंक्तियां हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं क्या? तो ये गलत है। 7 आवर्त, केवल 7 ही आवर्त होते हैं, 18 आवर्त होते ही नहीं हैं। तो पहला तो गलत हो गया। 7 खड़े हुए ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, ये भी गलत है। चलिए 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तो ये भी गलत दिया है। फिर ये का में क्या दिया, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, ये सही है। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। फिर 7 ये क्या दिया है, 7 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तो ये भी गलत है। 7 36 पंक्तियों को तो आवर्त कहा जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर सही है, ये क। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 27वां डी खंड में जो तत्व हैं हाँ, डी खंड के तत्वों को कौन सा तत्व कहा जाता है? तो डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व। तो 27वें का अ आएगा, संक्रमण तत्व। 28वां पूछा है, अणु से आकार मान त्याचा डैश ने दर्शावतात। अणु का जो आकार है वो किससे दर्शाया जाता है? तो अणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है।
तो इसका आंसर त्रिज्या आएगा। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी आकार उतना बड़ा होगा, त्रिज्या जितनी छोटी होगी आकार भी उतना छोटा होगा। तो 28वें का आंसर ब आएगा त्रिज्या से। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी मैंने आंसर ढूंढ करके लिखा था 28वें का आंसर तो परमाणु त्रिज्या। 28वें का आंसर परमाणु त्रिज्या। तो आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। अणु का केंद्र, किसी परमाणु का केंद्र और बाह्य कवच के जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? तो किसी भी परमाणु का केंद्रक और बाह्य कवच के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ अणु त्रिज्या ए, इसका आंसर भी आ जाएगा, अणु त्रिज्या। तीसरा है अणु त्रिज्या डैश इस इकाई में मापी जाती है। अणु त्रिज्या की इकाई क्या होती है? तो अणु त्रिज्या की इकाई होती है पिकोमीटर, बी पिकोमीटर। 30 का आंसर बी पिकोमीटर आएगा। देख लेते हैं 30वें का उत्तर बी पिकोमीटर। 31 पे आ जाते हैं। तत्व के धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो कौन सा गुणधर्म है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो धातु गुणधर्म कहलाती है। तो 31 का आंसर आ जाएगा क धातु गुणधर्म। देख लेते हैं धात्विक गुणधर्म। 31 का सी का आंसर है धात्विक गुणधर्म। 32वां कौन सा हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 32 का आंसर का आ जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे आते समय परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, बढ़त जाते। 33 का ए, समूह में ऊपर से नीचे की समय अणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। 34वां है कि किसी भी तत्व की ऋण आयन बनाने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति को अधात्विक गुणधर्म कहते हैं। 34वें का आ जाएगा, अधात्विक गुणधर्म। 34वें का ए अधात्विक गुणधर्म। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को धात्विक गुणधर्म कहते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति को अधात्विक गुणधर्म कहते हैं। फिर शून्य समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? शून्य समूह के तत्वों को राजवायु कहा जाता है, राजवायु। निष्क्रिय गैसीय तत्व हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या शून्य समूह के तत्व। 36वां रासायनिक सूत्र का उपयोग करके अभिक्रिया को के संक्षिप्त रूप को क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र का उपयोग करके कोई भी अभिक्रिया को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वो होता है रासायनिक समीकरण, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसका आंसर का आएगा। 36वें का आंसर होगा का, रासायनिक समीकरण। देख लेते हैं 36वें का आंसर सी है, रासायनिक समीकरण। ये चैप्टर वाइज सब चल रहा है। अभी हम लोग ऊपर पहले और दूसरे चैप्टर का कर चुके हैं, अब थर्ड चैप्टर का यहाँ पे चालू है। तो 36वें का सी है, रासायनिक समीकरण। 37वें पे चलते हैं। 37वां कि आयन, किसी भी आयन में धन का मान जब बढ़ता जाता है या फिर ऋण का मान जब कम होता जाता है तब क्या होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, आयन में धन का मान बढ़ना, इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। किसी भी तत्व पदार्थ में से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसमें धन आवेश बढ़ता जाता है, यानी कि ऋण आवेश कम होता जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी कि ये ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण 3 तरह का होता है। एक तो ऑक्सीजन का जोड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का मुक्त होना, तीसरा इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना। तो यदि धन आयन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें से ऋण आयन मुक्त हो रहे हैं। किसी भी इंसान से ऋण आयन यानी नेगेटिव चीज़ें जाएंगी तो पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर भरती चली जाएंगी। ऐसे किसी भी पदार्थ से अगर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो उनका धन आयन बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण। तो 37 का आंसर आएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडीकरण। तो इसका आंसर होगा क, ऑक्सीडीकरण।
ऑक्सीकरण जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। 37 का आंसर है सी, ऑक्सीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में प्राप्त होता है, मतलब एक ही अभिकारी पदार्थ एक ही है और वो विभक्त होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो यह विच्छेदन अभिक्रिया है, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये आ आएगा, अपघटन अभिक्रिया। कहीं कभी कभी विच्छेदन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो 38 का आंसर अ है, अपघटन अभिक्रिया। 39 डैश रासायनिक समीकरण में डैश को राइट साइड में यानी दाईं तरफ लिखा जाता है। दाईं तरफ किसको लिखा जाता है? उत्पाद को लिखा जाता है। बाईं तरफ हम लोग अभिकारी पदार्थ लिखते हैं और एरो के दाईं तरफ में उत्पाद को लिखते हैं। तो उत्पाद, इसका आंसर आएगा अ, उत्पाद। 40 है जिंक सल्फेट का जो जलीय विलयन है, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाते हैं, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरी युगल विस्थापन, जिसे युग्म विस्थापन कहते हैं हिंदी में, वो होगा, युग्म विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो 40वें का आंसर आएगा बी, युग्म विस्थापन अभिक्रिया। 40वें का आंसर होगा बी, युग्म विस्थापन अभिक्रिया। तो ये 40 MCQ मैंने इस वीडियो में आपको समझाए हैं। तो ये 40 MCQ आप लोग अच्छी तरह से अपना नोटबुक में लिखिए और इससे बार बार रोज़ अभ्यास करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1A में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1A में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क्स की तैयारी इससे आपकी हो सकती है। तो इसको नोटबुक में लिख करके और अच्छे से याद करके फिर शेयर करिए। और यदि किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, वैसे तो मैंने अधिकतर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, फिर भी किसी और क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद। जो आगे का जो भाग है इसमें नमूना प्रश्न पत्र में, वो आपको अगले वीडियो में यानी कि कल मैं आपको भेजूँगा।